हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनलॉक साइंस। तो जैसा कि कंपार्टमेंट पेपर्स की डेट्स अनाउंस हो गई थी दैट दे स्टार्टेड फ्रॉम 22nd of September. Okay, so we have brought you with the series of solving of the previous year papers which are quite helpful in preparing for the compartment examinations. ठीक है, तो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन यूजुअली क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उन्हीं के ट्रेंड्स पे बने होते हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो भी कभी कभी क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं। इनके क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़ा सा नॉर्मल पेपर से डिफरेंट आते हैं, इसीलिए इट इज़ बेटर दैट यू प्रैक्टिस क्वाइट अ नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स विच कुड प्रूव टू बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो ये जो अभी हम पेपर देखने जा रहे हैं ये आपका क्या है, ये सेट नंबर 1 है आपका। ठीक है, मैथमेटिक्स सेट नंबर 1 है 2019 का। जो सेट 2 और 3 है उनमें ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस हैं, ऑर्डर थोड़ा सा रीअरेंज है, कुछ एक दो क्वेश्चंस है जो कि डिफरेंट है, वो हम इस पेपर को कवर अप करने के बाद आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो में कवर करवा देंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी दैट what are the questions asked in this paper. Okay, so now let's see the first question. The first question में हमसे क्या कहा गया है that find the cofactor of the element A23 of the determinant this whole determinant. ठीक है, इस determinant की हमसे क्या पूछा गया है, A23 जो एलिमेंट है यानी ये जो एलिमेंट है इसका आपको क्या बताना है, कोफैक्टर बताना है। ठीक है, तो कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर इज equals to -1 raised to the power I plus j into the minor of 2 3। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए, माइनर चाहिए। तो माइनर के लिए क्या करेंगे, हम इस वाले रो को एलिमिनेट किया, इस कॉलम को एलिमिनेट किया, 5 into 2 minus 3 into 1 कर दिया हमने। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बी 10 minus 3 दैट इज नथिंग बट 7। ठीक, अब जो इसका नेगेटिव या पॉजिटिव सिंबल डिसाइड करेगा वो कैसे होगा, -1 रेज टू द पावर 2 plus 3 into 7, तो -1 रेज टू द पावर 5 है। नाउ इफ -1 इज रेज टू सम ऑड पावर वी नो दैट इट विल ऑलवेज बी माइनस इटसेल्फ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका -7, तो A23 आपके पास क्या निकल के आ रहा है, -7 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, दैट डिफरेंशिएट कॉस साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये बहुत लंबा सा एक्सप्रेशन हो गया है कि अगर हम इसको y मान लेते हैं, लेट अस से दैट कॉस साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, केवल देखने में टफ लग रहा है। इसको हमें सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो चेन रूल का यूज कर लेंगे हम लोग। सो dy by dx विल बी व्हाट, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो x का एकदम कोर फंक्शन है आप सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, वो क्या हो गया, 2x हो गया। ठीक, अब उसके बाद ये x स्क्वायर जिस फंक्शन में बिलोंग कर रहा था आप उसको डिफरेंशिएट करिए। साइन x स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया आपका cos x। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका cos x स्क्वायर बन गया। ठीक, सिमिलरली अब ये क्या हो गया, ये पूरा जो हमने फंक्शन डिफरेंशिएट किया अब इसको कंबाइंड मान के आप इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, तो यानी cos ऑफ दिस होल पार्ट विल बी हाउ मच, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन ऑफ दिस होल पार्ट, है ना, कुछ ऐसे आ जाएगा। तो जब इसको हम रीअरेंज कर देंगे तो हमारे पास आंसर भी आ जाएगा 2x -2x cos x स्क्वायर साइन ऑफ साइन x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, दैट डिटरमाइन द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री क्या होती है, ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, जो आपकी हाईएस्ट डिफरेंशियल एलिमेंट होगा, यानी जैसे d3y/dx³ होता अगर, ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाता है, 3 बन जाता है आपका ऑर्डर। तो इस केस में तो 2 दिया हुआ है, हाईएस्ट पावर जो हाईएस्ट डिफरेंशियल एलिमेंट है, सो योर ऑर्डर विल बी नथिंग बट 2। ठीक है, अब क्या पूछा है हमसे, डिग्री क्या है इसकी, डिग्री क्या हो गया कि किसी भी एलिमेंट की जो हाईएस्ट रेज्ड पावर होगी, यानी वो उस पावर पे रेज्ड है। तो इस केस में देखिए क्या है, यहाँ पे dy by dx इज रेज्ड टू द पावर 3। ठीक,
तो कौन से डिफरेंशियल एलिमेंट की है, dy बाई डी एक्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है, सॉरी फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल का है। तो जो हमारी डिग्री का हो गया, डिग्री हो जाएगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इस केस में क्या होगा, ऑर्डर के केस में जो हाईएस्ट डिफरेंशियल एलिमेंट होगा, यानी d2y बाई dx2 और dny बाई dx रेज़ टू द पावर n, ठीक है, वो आपका ऑर्डर हो जाएगा, वेयर n विल बी द लार्जेस्ट नंबर। एंड डिग्री क्या हो जाएगी कि जो भी एक तरीके से हाईएस्ट पावर पे रेज्ड होगा, उस डिफरेंशियल एलिमेंट की जो पावर होगी वही यहाँ पे उसकी डिग्री को उस फंक्शन की डिफाइन कर देगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, दैट फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस 3, -4 एंड 5 ऑन द z एक्सिस। ठीक है, हमसे क्या कहा गया है कि एक 3D प्लेन है, ठीक है, ये 3D है, और इसमें क्या है कि यहाँ एक पॉइंट है 3, -4, 5। ठीक है, अब इससे क्या बना दिया गया है, z एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर बनाना है हमें। ठीक, तो z एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर बनाया, अब इसकी लेंथ कितनी होगी हमारे पास ये पूछा गया। अब जाहिर सी बात है, अगर z एक्सिस पे कोई परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो उस पे x, y तो 0 ही हो जाएंगे। ठीक, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 0, 0, z। ठीक है, अब जो ये z बन रहा होगा, ये z में क्या हो जाएगा कि जो since it is the perpendicular, so we need the shortest distance of this point from z axis। ठीक है, तो ये जो z होगा आपका 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, जिससे कि ये क्या आ जाएगा, एकदम स्ट्रेट अलाइनमेंट में आ जाएगा। ये मान लेते हैं 0, 0, 5 होगा, और अगर ये आपका 3, -4, 5 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर तभी होगा जब ये वाला कोऑर्डिनेट आपका क्या 5 होगा। ठीक, तो हम इस केस में ये बोल सकते हैं कि हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के क्या हो जाएंगे, 0, 0, 5। ठीक है, और एक्चुअल जो हमें क्वेश्चन में दिया था वो 3, -4, 5 दे रखा था। अब इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं और इसकी लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो L विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस -4 - 0 का होल स्क्वायर, और आगे क्या बन जाएगा आपका, ये 5 - 5 का ही तो होल स्क्वायर बन जाएगा, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो 0 ही हो जाएगा। सो दिस विल बी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स किससे इसको रिप्लेस कर सकते हैं, 3, 4, 5 होते हैं आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ठीक, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर को लिख लेते हैं हम लोग 5 स्क्वायर, और ये पूरा किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ गया, तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका निकल के आ गया 5। ठीक है, तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, दैट फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which is at a distance of 5 units from the origin whose normal vector is 2i cap minus j cap plus 2k cap। ठीक है, तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इसी के अलोंग जो आपका नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है उसके अलोंग हमें एक यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम लोग, अगर हमें जो वेक्टर दे रखा है, लेट अस से कि इट वाज 2i cap माइनस j cap एंड प्लस 2k cap दे रखा था हमको। ठीक है, तो अगर इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, अगर ये वेक्टर a मान लेते हैं तो इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ a से डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, लेट मी राइट हियर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 4 + 1 5 एंड प्लस 4 विल बी 9। ठीक है, तो अंडर रूट 9 का मतलब 3 आ गया इसका मैग्नीट्यूड। तो जो यूनिट वेक्टर आ गया वो कितना आ गया, 2i cap माइनस j cap प्लस 2k cap डिवाइडेड बाय 3। ठीक, ये आ गया आपके पास यूनिट वेक्टर। अब जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है वो क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन आपकी होती है r वेक्टर डॉट n cap इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, यानी ये आपका वेक्टर हो गया, ये उस प्लेन का यूनिट वेक्टर हो गया, और ये d डिस्टेंस हो गया जितने पे वो प्लेस्ड है। ठीक, तो d हमें कितना दे रखा है ऑलरेडी, 5 दे रखा है। सो ये आपका r वेक्टर डॉट 1/3 2i cap माइनस j cap
प्लस 2k कैप इज इक्वल्स टू d दैट इज 5. ठीक है, सो r वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप विल बी इक्वल्स टू 15. ठीक, यही आपकी क्या बन जाती है, यही आपकी बन जाती है इक्वेशन ऑफ द प्लेन. ओके, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये अब हम किस में आ गए हैं, नाउ वी आर इनटू सेक्शन बी. सो सेक्शन ए बहुत सिंपल सा था, 4 क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन में 2 सब पार्ट्स थे, 2 पार्ट्स थे जिसमें कि आप कोई एक भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो अब सेक्शन बी में देखते हैं. सेक्शन बी भी कोई बहुत टफ नहीं लग रहा है मुझे. तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं दैट if r tends to r is given by fx is equals to 3 minus x cube raised to the power 1 by 3 है ये. ठीक है, this is 1 by 3. then find the value of f of fx. ठीक, हमें क्या बताया गया है दैट fx एक हमें फंक्शन दे दिया गया है जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है. ठीक है, अब क्या पूछा हमसे, f ऑफ fx पूछा है, यानी x की जगह आप पूरा fx फंक्शन ही सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस पर. तो यहाँ पे कर लेते हैं, चलिए ये x है, अब x के अंदर फिर से वापस से पूरा फंक्शन लिखना पड़ेगा हमें, दैट इज 3 माइनस एक्स क्यूब रेज टू द पावर 1 बाय 3. ठीक, अब ये सिर्फ x की प्लेस को हमने ऑक्यूपाई किया है. अब क्या, इसका क्यूब एंड ये पूरा रेज टू द पावर 1 बाय 3. तो ये क्या हो गया आपका f ऑफ fx भी आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं. ठीक, सो अब इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले तो ये वाला क्यूब और ये वाला 1 बाय 3 क्यूब रूट आपका कैंसिल हो गया. तो क्या बचा अंदर, 3 माइनस एक्स क्यूब एंड होल रेज़ टू द पावर 1 बाय 3. ठीक है, जब इस ब्रैकेट को हम एक्सपैंड करेंगे ये वाले को या तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब रेज़ टू द पावर 1 बाय 3. तो 3 और माइनस 3 कैंसिल आउट होगा. अब क्या बचा हमारे पास, एक्स क्यूब रेज़ टू द पावर 1 बाय 3 दैट इज एक्स. तो f ऑफ fx की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, f ऑफ fx इज इक्वल्स टू x निकल के आ रहा है हमारे पास. ठीक है, सो दिस इज योर आंसर. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में से क्या कहा गया है कि एक मैट्रिक्स A दे दी गई है हमें 5 माइनस 3 एंड 2 एंड B इनवर्स हमें गिवन है 3 2 0 एंड -1. ठीक है, सो फाइंड A इनवर्स एंड हेंस फाइंड AB होल इनवर्स. ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक, तो उसका अगर आपको इनवर्स लिखना है तो सपोज आपके पास कुछ ऐसे टर्म्स दिए हुए हैं कि x y एंड z. ठीक, या -y करके ऐसे लिखा हुआ है. ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है तो आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो दैट A इनवर्स इज इक्वल्स टू, डायगोनल एलिमेंट्स को आप सेम रखिए. ठीक है, प्राइमरी डायगोनल को, सेकेंडरी डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को स्वैप कर दीजिए और उनके साइंस को स्वैप कर दीजिए. ठीक, तो वो क्या बन जाएंगे आपके पास, वो बन जाएगा आपका इस केस में y एंड y. ठीक है, अगर आप इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे देखिए तो ये क्या है, x है, y है और ये -y है. तो अगर हम इसका इनवर्स निकालना चाहें तो एक बार में भी निकाल सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स हमने क्या कर दिए, स्वैप कर दिए. ठीक है, ये ऐसे होंगे z और x, डायगोनल एलिमेंट्स को हमने स्वैप कर दिया और यहाँ पे जो प्राइमरी डायगोनल वाले हैं एलिमेंट्स, इनके सिंबल्स को हमने चेंज कर दिया. ठीक, तो ये आपको क्या निकल के आ जाएगा, A इनवर्स निकल के आ जाएगा. ठीक, अब हमारे पास और क्या दिया हुआ है, B इनवर्स दिया हुआ है दैट इज 3 2 0 एंड -1. हमसे पूछा गया है AB इनवर्स, AB का होल इनवर्स. ठीक, नाउ यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस या इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, दिस विल बी B इनवर्स मल्टीप्लाइड विद A इनवर्स. ठीक, तो कुछ नहीं करना है हमको, बस इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा. ठीक है, 2 3 3 एंड 5. ठीक, तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. चलिए, सो दिस विल बी 3 2 will be 6 and 2 3 will be again 6, so this will be 12. ठीक है, 3 3 will be 9 and 2 5 will be 10, so 10 plus 9 will be 19.
ये 0 से 2 मल्टीप्लाई हुआ और -1 से 3 हुआ तो ये -3 बन गया, और ये -1 फिर से यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये -5 बन गया। ठीक है, सो ए बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ रही है, दिस 12, 19, -3 एंड -5। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है दैट फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये इंटीग्रेशन हमसे पूछा गया है, ये बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है। कैसे है ये सिंपल, तो इसको पहले यहाँ पे हम लोग फ्रेशली लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx √2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, थोड़ा सा रीअरेंजिंग करनी है हमें चीजों की। सो इफ वी राइट, इसमें हम क्या करें, सबसे पहले नीचे हम +1 कर दें और -1 कर दें। ठीक, दिस विल बी 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें कि जो ये हमारा dx के नीचे जितना भी एलिमेंट दे रखा है, इसमें हम ये वाले माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस को जब कॉमन लिया तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बन गया हमारे पास अंदर। ठीक है, अब ये किस चीज का एक्सपेंशन हो गया, x प्लस 1 के होल स्क्वायर का। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय √1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड सिमिलरली ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ये साइन इनवर्स का ही तो बन गया इंटीग्रेशन। ठीक, क्या होता था इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, dx अपॉन √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर होता था, सॉरी √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था, तो क्या लिख देते थे हम उसको डायरेक्टली 1 अपॉन a साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक, ये हमारा इंटीग्रेशन होता था प्लस c। तो यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 विच विल बी x माइनस 1 इटसेल्फ एंड प्लस c। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में हमारे पास दो ऑप्शंस है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x एंड 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या करना है कि थोड़ा सा पहले रीअरेंजमेंट करना है। ठीक, देखिए tan के साथ जो इंटीग्रेशन में यूज होगा, ज्यादातर कोशिश करिए कि sec के टर्म्स आपके पास रहे। ठीक है, तो क्योंकि वो आइडेंटिटीज के थ्रू भी हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं, और डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट होने पर tan के केस में, tan और sec के केस में यूजुअली sec और tan ही आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन हमारे पास बहुत इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है इसको हम बना देते हैं sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ठीक, अब अभी आप देखेंगे कि ये कितना सिंपल सा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस tan x को क्या पुट कर देंगे, सिंपली कुछ नहीं बस t पुट कर देना है हमको। अब जब दोनों साइड हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक, अब अगर यही वाला माइनस साइन हम इधर ले जाते हैं तो ये sec स्क्वायर x dx हमें देखिए यहाँ पे मिल रहा है ना, इसमें यहाँ पे हमने सिंपल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया कि ये आपका माइनस dt हो गया और नीचे ये क्या हो गया आपका 1 अपॉन टी स्क्वायर हो गया। ठीक, तो अगर इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे फिर से लिखें तो ये ऊपर आपके पास माइनस dt हो गया डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 1 अपॉन टी प्लस सी बन जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है ये, क्योंकि ये टी पावर -2 होगा, फिर उसके बाद जब ये इंटीग्रेट होगा तो +1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 हो गया। तो ये नीचे वाला नेगेटिव साइन ऊपर वाले नेगेटिव साइन को कैंसिल आउट कर देगा और ऊपर हमारे पास क्या बचा, टी पावर -1 दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन टी। ठीक है, तो जब इसको हमने यहाँ पे लिख दिया तो अब देखिए ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है कि अगर आपने कोई भी चीज क्वेश्चन में लेट, इफ यू हैव टेकन समथिंग, इफ यू हैव अज्यूम्ड समथिंग योरसेल्फ, दैट शुड नेवर बी इनटू योर आंसर्स। ठीक है, क्योंकि ये टी जो है ये डिफाइंड वैल्यू नहीं है। टी आपने डिफाइन कर रखी है, किसी और स्टूडेंट ने इसको y डिफाइन कर दिया होगा, किसी और ने z डिफाइन कर दिया होगा, सो दिस वोंट गिव यू यूनिफॉर्मिटी। तो कभी भी आपका आंसर आपके खुद के कंसिडर किए हुए एलिमेंट्स में नहीं होना चाहिए। ठीक, फाइनली आंसर क्या होना चाहिए, जो आपका वो होगा 1 अपॉन 1 माइनस
tan x प्लस c. दिस विल बी योर एक्चुअल फाइनल आंसर. ठीक है, आप यहाँ तक लिख देंगे अगर तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन जो आपका आंसर की मार्किंग स्कीम होती है जिसके मार्क्स होंगे वो अप्रोक्सीमेटली आपके 1 to 1.5 मार्क्स होते हैं. अगर आप ये जानना चाहें कि मार्किंग स्कीम कैसे होती है, सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट and check the marking schemes. It is clearly mentioned there that this would almost take or give you 1.5 marks. ठीक है, this step. Okay, so please keep in mind while solving the question in exams. तो अब इसका ऑप्शन वाला पार्ट देखते हैं. इसमें क्या दिया हुआ है हमको, that evaluate x multiplied with 1 minus x raised to the power n. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट को मेंशन करते हैं ऐसे करके और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम इसको रिपीट कर लेते हैं और ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो 0 से 1 हो गया x मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n dx हो गया. ठीक है, अब इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 0 से 1 मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस एक्स. ठीक है, 1 माइनस एक्स एंड एक्स रेज टू द पावर n. ठीक, अब आप पूछेंगे कहां से आ गया, ये यहां से आ गया कि ये x पावर n माइनस 1 को हमने बाहर निकाल लिया है. ठीक है, और उसको जब x से मल्टीप्लाई किया तो क्या x पावर n बन गया और ये हमारे पास 1 माइनस एक्स अब डायरेक्टली बचा हुआ है. ठीक है, और इसका क्या है dx. अब क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 0 से 1 किया हमने और ये क्या बन गया, x पावर n बन गया माइनस एक्स पावर n प्लस 1 बन गया. ठीक है, और ये क्या हो गया, dx हो गया. अब इंटीग्रेशन के रूल के हिसाब से अगर यहाँ पे एक प्लस या माइनस का सिंबल है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको दो डिफरेंट इंटीग्रल्स में डिवाइड भी कर सकते हैं. तो ये 0 से 1 हो गया, एक्स पावर n dx बना दिया हमने, माइनस ये भी 0 से 1 हो गया, एक्स पावर n प्लस 1 dx बना दिया हमने. ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व कर लेना है. तो ये x पावर n, ये तो जनरलाइज्ड फॉर्म है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो गया हमारे पास फ्रॉम 0 to 1. ठीक है, एंड माइनस x पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2 एंड दिस विल ऑल्सो बी फ्रॉम 0 to 1. तो सबसे पहले जब इस केस में अपर लिमिट हमने पुट करी तो अपर लिमिट हमारे पास क्या आ गई, 1 रेज़ टू द पावर n प्लस 1, एनी नंबर रेज़ टू द पावर 1 रेज़ टू द पावर एनी नंबर विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1 इटसेल्फ. तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन n प्लस 1, और 0 हो जाएगा तो ये 0 हो गया, तो हमने नहीं लिखा. फिर माइनस यहाँ पे भी सिमिलरली 1 अपॉन n प्लस 2 बन जाएगा. तो ये अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 एंड मल्टीप्लाइड विद n प्लस 2. ठीक, तो ये n और ये n कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन n प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद n प्लस 2. ठीक है, ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर निकल के आ जाएगा. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है दैट फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल्स टू b cos x प्लस a वेयर a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट्स. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, एक y इज इक्वल्स टू एफ एक्स. ठीक है, फंक्शन ऑफ x एक दे रखा है हमें, जहाँ पे कि a और b भी कुछ एलिमेंट्स है, लेकिन ये क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट्स है. हमसे बोला गया है कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व है, अब इसकी यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है, यानी एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसका सोल्यूशन हमारे पास ये निकल के आए. तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका dy बाई dx करते हैं. dy बाई dx की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, माइनस बी ऑफ साइन एक्स प्लस ए, ये मिल जाएगा हमारे पास. अब अगर आप ध्यान से देखें कि हम इसको फिर से अगर डिफरेंशिएट कर दें तो साइन क्या हो जाएगा हमारा, वापस से कॉस बन जाएगा. ठीक है, तो अगर ये आप देखो तो ये क्या बन जाएगा, dy बाई dx को अगर हमने फिर से डिफरेंशिएट कर दिया यानी d2y बाई dx स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस बी कॉस एक्स प्लस ए बन गया. ठीक, अब देखिए अगर ये जो b cos x प्लस ए है ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है. लेट अस से फ्रॉम इक्वेशन 1. ठीक है, अगर हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो ये क्या बन गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई. तो ये आपकी सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन भी तैयार हो गई. दिस इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल
plus y will be equals to 0. And let's see the next question. तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, that find a unit vector perpendicular to both a and b where a is this vector and b is this vector. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें a वेक्टर एंड b वेक्टर से एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो हम क्या यूज करेंगे, मान लेते हैं ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, अगर इसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर निकालना है तो हम क्या कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ a क्रॉस b की वैल्यू को निकाल देंगे. ठीक, जब a क्रॉस b निकालेंगे तो हमें एक वेक्टर मिल जाएगा, तो जो वेक्टर मिलेगा उसको हम यूनिट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, a क्रॉस b निकालना है. तो यहाँ क्या कर दिया, i कैप, j कैप और k कैप हमने मेंशन कर दिया. ठीक है, तो a वेक्टर क्या है, 4 है, -1 है, 8 है, फिर यहाँ पे 0, -1 और 1 है. ठीक, नाउ एक्सपैंडिंग अलोंग द फर्स्ट रो. ठीक है, इस केस में हम सबसे पहले फर्स्ट रो से ही एक्सपैंड करेंगे. तो जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, i कैप लिखा. ठीक, ये क्या बन गया आपका, -1 प्लस 8. ठीक है, -1 प्लस 8, देन कम्स योर प्लस j कैप, सॉरी माइनस जे कैप होगा. ठीक है, डिटर्मिनेंट्स के रूल से ही आपको फॉलो करना है पूरा. तो जे कैप हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, 4 माइनस 0 दैट इज 4 इटसेल्फ. ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस के टाइम्स ऑफ के लिया हमने, यहाँ -4 इंटू 0 अगेन, तो ये -4 बन गया. तो हमारे पास क्या आ रहा है, 7 आई कैप -4 जे कैप -4 के कैप. ठीक है, ये आपका क्या आ गया, a क्रॉस b एक वेक्टर आ गया. लेट अस से दैट इट इज इक्वल्स टू c वेक्टर. अब अगर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या करेंगे हम, c यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या कर देते हैं, c वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं c के मॉडुलस से. ठीक है, c के मैग्नीट्यूड से. तो क्या हो जाएगा, ये 7i कैप -4j कैप -4k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 49 प्लस 32. ठीक है, सो 49 प्लस 32 विल बी हाउ मच, इट विल बी इक्वल्स टू 81. सो अंडर रूट 81 विल बी इक्वल्स टू 9. तो हमारे पास क्या आ गया, 1/9 इंटू 7i कैप -4j कैप -4k कैप. ये आपके पास क्या निकल के आ गया, ये कुछ नहीं है, ये एक यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b विच वाज आस्क्ड यू इन द क्वेश्चन. ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है. सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है दैट इफ a वेक्टर इज दिस वेक्टर, b इज समथिंग दिस एंड c इज समथिंग दिस आर सच दैट a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. ठीक है, यहाँ पे हमें 3 वेक्टर्स दे रखे हैं और हमसे बाद में बोला गया है कि ये परपेंडिकुलर है. अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो था ये क्रॉस प्रोडक्ट का था. अब दूसरा क्वेश्चन आप किससे करोगे, डॉट प्रोडक्ट से करोगे. हमसे क्या बोला गया है दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है सी वेक्टर से. ठीक, अब अगर परपेंडिकुलर है तो बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया. और अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालने चले हैं तो हमें क्या मिल जाएगा कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये जो पूरा वेक्टर है इसका अगर हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया सी वेक्टर के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0, बिकॉज cos 90 इज नथिंग बट 0. ठीक है, तो ये वेक्टर को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यूज को सारी. ठीक है, वैल्यूज को देख लेते हैं ऊपर से. ये क्या बन जाएगा आपका, 2 प्लस या 2 माइनस लैम्डा बन गया, फिर जे के साथ बन जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा, और के कैप के साथ क्या बन जाएगा, 3 प्लस लैम्डा ओनली. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. ये सबसे पहले बन जाएगा आपका 2 माइनस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू के कैप. ठीक है, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विद, इसका हमने डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर दिया, सी वेक्टर के साथ, जो कि क्या है 3i कैप प्लस जे कैप, और ये इक्वल्स टू 0. ठीक, अब डॉट में क्या करेंगे, i से i के टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो दिस विल बी 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस जे से जे के टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया 2 प्लस 2 लैम्डा,
और k का कोई रिमेनिंग टर्म नहीं है और उसका i और j के साथ जो डॉट होगा वो 0 ही होगा. सो वी हैव गॉट नो अदर टर्म टू राइट. इसको इज इक्वल्स टू हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया. ये बन गया 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0. और we can also write that 6 plus 2 will be 8. और ये माइनस लैम्डा को जब इधर ले जाएंगे तो हम क्या लिख देंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 8. ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 8 निकल के आ रही है हमारे पास. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दैट गिवन दैट a एंड b आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0.3 एंड p ऑफ b इज इक्वल्स टू 0.5, देन फाइंड p ऑफ a ओवर b. ठीक है, सबसे पहले क्या कहा गया है, दैट a एंड b आर इंडिपेंडेंट. a एंड b आर इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट a इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या है आपके पास, कुछ नहीं है, सिंपली 0 है. ठीक, यानी इन दोनों की जो वैल्यूज हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए. अब हमसे पूछा गया है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ a ओवर b पूछी गई है हमसे. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a ओवर b विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक, डिवाइडेड बाय p ऑफ b. नाउ सिंस दीज बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ b, सिंपल. ठीक, एंड दिस होल विल बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b. तो ये b और b कैंसिल आउट हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 0.3. So probability of A over B is also nothing but 0.3. ठीक है, तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, दैट अ बैग कंटेन्स 3 white and 2 red balls. Another bag contains 4 white and 3 red balls. One ball is drawn random from each bag. Find the probability that the balls drawn are 1 white and 1 red. ठीक है, तो 1 white and 1 red में क्या हो सकता है, फर्स्ट बैग और सेकंड बैग. Let me write this as second part, or else you will get confused with the solutions. This is your second part. ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि फर्स्ट और सेकंड में रेड और व्हाइट दोनों में है. तो अगर हम ये देखें कि यहाँ पे अगर व्हाइट निकाली तो यहाँ रेड निकलनी चाहिए, और यहाँ पे रेड निकाली तो यहाँ पे व्हाइट निकलनी चाहिए. ठीक, हमें दोनों की प्रोबेबिलिटीज को देखना है. ठीक है, तो जब पहले में व्हाइट और दूसरे में रेड चाहिए हमें, तो गिवन डेटा के हिसाब से क्या हो जाएगा, व्हाइट के लिए फर्स्ट केस में 3/5 हो गया, और इस केस में आपका रेड के लिए क्या हो गया, 3/7 हो गया. ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 3/5 एंड मल्टीप्लाइड विद 3/7. ठीक, अब ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब सेकेंड केस में अगर रेड होता है दैट इज 2/5, 2 रेड बॉल्स थी आउट ऑफ 5, और सेकेंड बैग में हमारे क्या होती, व्हाइट बॉल्स होती. ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, 4/7 बन गया. अब जब आप इस पूरे मल्टीप्लिकेशन को आप कैरी आउट कर लोगे तो आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी. ठीक है, तो ये क्या हो गया, नीचे दोनों में डिनोमिनेटर 35 हो गया, और ऊपर क्या हो गया, 3 into 3 will be 9 प्लस 2 into 4 will be 8. दिस विल बी नथिंग बट 17/35. ठीक है, यही आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. तो इस क्वेश्चन में से क्या कहा गया, दैट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए, बी एंड सी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली आर 1/2, 1/3 and 1/4 respectively. If all three try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved. ठीक है, सब इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, किसी की सॉल्विंग किसी के दूसरे के सॉल्विंग पे डिपेंडेंट नहीं है. ऐसा नहीं है कि अगर ए ने सॉल्व किया तभी बी की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी. ठीक है, वो इंडिविजुअली भी सॉल्व करेगा तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी. तो अगर हम ये देखें कि जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, दिस कैन बी रिटन एज कि एक ही केस होगा जिसमें कि तीनों से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है हमारे पास, इसके लिए तो 1/2 ही हो गई. ठीक है, ए के लिए. बी के लिए भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/3 है तो ये 2/3 हो जाएगी ऑफ नॉट सॉल्विंग. एंड सी के लिए 1/4 है सॉल्व करने की, तो ये क्या बन जाएगी आपकी, 3/4 बन जाएगी. ठीक, जब ये आपकी मिल गई हमारे पास, तो अगर हम इन तीनों इवेंट्स को एक साथ मतलब अकरेंस इनकी मान लेते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1 माइनस प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड.
ठीक है, यानी प्रॉब्लम ना सॉल्व होने की पूरी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करके उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम की सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. सो 1 माइनस 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 अगर हम करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा. तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, 1 माइनस 1/4 इज नथिंग बट 3/4. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इज 3/4. ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको अच्छी लगी है सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो informative then please do share it with your friends, family, and also don't forget to subscribe the channel Unlock Science. We are also uploading the question paper for various other subjects also. You can follow them and boost up your performance for your compartment exams. Okay, we are coming up with much more content very soon, so please stay connected with us. And if in case you are willing to download the question papers and the marking schemes, you can visit our website www.unlockscience.in and get your question paper downloaded of 2017, 18 and 19, all the 3 sets. Okay, so that is all for today. Thank you.